आज के लेक्चर में शुरू करेंगे चैप्टर 11 जो कि है चैप्टर 11 का लेक्चर 1 जो कि है आर्ट एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया और गुप्ता पीरियड। और क्या गुप्ता पीरियड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर एस शर्मा का चैप्टर 19, 20 और 21। ये सारा कंपाइल्ड ही है एक ही साथ, चैप्टर 19, 20 और 21 आर एस शर्मा का। हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले कि मौर्य का जो एज चल रहा था, मौर्य के एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज आया। पोस्ट मॉडर्न एज में क्या देखा हमने कि नेटिव रूलर्स आए, फिर फॉरेन ट्रेड रूलर्स आए और डीप साउथ में तीन जगह पे क्या हो रखा था, तीन जगह पे चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रखी थी, धीरे धीरे उस जगह पे रूल हो रहा था। नेटिव रूलर्स में कौन कौन था, सांगा, कान्वा और सतवाहना। ये तीनों रूलर थे किसमें, सांगा, कान्वा और सतवाहना। ये तीनों रूलर्स कहाँ थे, नेटिव रूलर्स थे। ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन इन्वेजन हुआ। फॉरेन रूलर्स का इन्वेजन हुआ, किसका किसका, इंडो ग्रीक का, स्कैंथियास का, पार्थियंस का और कुशांस का। ये सबका क्या हुआ, फॉरेन इन्वेजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डीप साउथ में क्या क्या हुआ, चोला, चेरास और पांड्यास। इसकी बात की थी हमने, जो कि कहाँ बात किए थे, लगभग ये किससे मिलता है हमें, संगम टेक्स्ट में मिलता है। अब इसका आउटकम क्या हुआ कि क्या क्या क्राफ्ट हुआ, क्या क्या टाउन, क्या क्या ट्रेड डेवलप हुआ, या फिर क्या क्या टाउन्स बना। इन सब के बाद इस मौर्यन एज के बाद या पोस्ट मौर्यन एज के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, मेनली क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, आज हम लोग उन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मेनली क्या करेंगे, उन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। क्राफ्ट ट्रेड एंड टाउन इन पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज में क्या था, पोस्ट मॉडर्न एज में क्या था, क्या क्राफ्ट का क्या सिचुएशन था, क्या ट्रेड का सिचुएशन था, और टाउन किस तरीके से डेवलप हो रहा था। क्राफ्ट इन मॉडर्न एज में क्या क्राफ्ट था, द पोस्ट मॉडर्न एज वॉज द मोस्ट फ्लोरिशिंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। पोस्ट मॉडर्न एज जो था, ये सबसे मीन्स डेवलपमेंट वाला एज था। किस में, क्राफ्ट और कॉमर्स में एंशिएंट इंडिया के टाइम में सबसे डेवलपमेंट वाला एज कौन था, पोस्ट मॉडर्न एज था। किस सेंस में, क्राफ्ट और कॉमर्स में। मीन्स क्या हो रहा था, क्राफ्ट और कॉमर्स में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। आर्ट एंड क्राफ्ट विटनेस रिमार्केबल ग्रोथ इन दिस एरा। इस एरा में या फिर इस टाइम में क्या हुआ, आर्ट और क्राफ्ट ने क्या विटनेस किया, रिमार्केबल ग्रोथ मीन्स एक मार्केबल ग्रोथ को विटनेस किया। फिर देखा दीघा निकाय स्टेज, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है कि क्यों बढ़ा था या फिर क्या ट्रेड था, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, दीघा निकाय टेक्स्ट कहाँ देखने को मिलता है, दीघा निकाय टेक्स्ट विच बिलोंग्स टू द प्री मौर्यन पीरियड। और ये दीघा निकाय टेक्स्ट कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है प्री मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड से भी पहले की बात हो रही है, क्या हो रही है, मौर्यन पीरियड से भी पहले की बात हो रही है। मेंशन अबाउट 2 डजन ऑक्यूपेशन, जिसमें कि ये मेंशन है, दीघा निकाय टेक्स्ट में क्या मेंशन है कि 2 दर्जन ऑक्यूपेशन का चीज़ें चल रही थी, 2 दर्जन ऑक्यूपेशन चल रहा था। ठीक है, उसके बाद महावस्तु में क्या देखते हैं, उसके बाद महावस्तु में एक टेक्स्ट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, इस पीरियड से बिलोंगिंग एक टेक्स्ट और है, कौन, महावस्तु। उसमें क्या देखते हैं, 36 काइंड ऑफ वर्कर्स लिविंग इन द टाउन ऑफ राजगीर टाउन। राजगीर टाउन में 36 काइंड ऑफ वर्कर्स रहते थे। ठीक है, मिलिंडा पानो के टेक्स्ट में क्या देखते हैं, 75 ऑक्यूपेशन। मीन्स क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ है, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रहा है। मीन्स ऑक्यूपेशन की चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है। जिसमें कि मिलिंडो पानो ने क्या मेंशन किया हुआ देखा, 75 ऑक्यूपेशन, 60 ऑफ विच कनेक्टेड विद वेरियस काइंड्स ऑफ क्राफ्ट। जिसमें कि 60 ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत अलग अलग तरह का क्राफ्ट से कनेक्टेड है। दिस 3 टेक्स्ट रिफ्लेक्ट दैट क्राफ्ट्स वेर फ्लोरिशिंग ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये 3 टेक्स्ट क्या देखने को मिलता है कि क्राफ्ट क्या हो रहा था, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा था। कब, ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। मीन्स मॉडर्न पीरियड के बाद के टाइम पे क्या हो रहा था, क्राफ्ट एक अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट के और ग्रोथ कर रहा था। क्राफ्ट मैन्स आर लार्जली एसोसिएटेड विद टाउन्स। अब क्या देखते हैं कि क्राफ्ट मैन जो है वो लार्जली कहाँ से एसोसिएटेड होता है, वो लार्जली कहाँ रहता था, वो मेनली कहाँ रहता था, टाउन्स में रहता था। इन लिटरेरी टेक्स्ट, ये कहाँ देखने को मिला, टेक्स्ट में देखने को मिला। बट सम एग्जिबिशन शो दे लिव्ड इन विलेजेज एज वेल। लेकिन कुछ एग्जिबिशन क्या दिखाता है कि कुछ क्राफ्ट्समैन क्या होते थे, वो विलेज में भी रहते थे। एट क्राफ्ट्स वेर एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ गोल्ड। 8 क्राफ्ट देखने को मिला है, क्या क्या, गोल्ड का काम क्राफ्ट एसोसिएटेड हुआ है। लीड, सिल्वर, टीन, ब्रास, कॉपर, आयरन, प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेल्स। मतलब ये 8 चीज़ों का क्या हुआ, मेनली एसोसिएशन है किसके साथ, क्राफ्ट के साथ। मीन्स क्राफ्ट जो भी बन रहा था मेनली इन 8 चीज़ों से बन रहा था। ऑल दिस क्राफ्ट सो ग्रेट एडवांसमेंट। ये सभी क्राफ्ट किसमें देखने को मिलता है, ग्रेट एडवांसमेंट देखने को मिलता है। एंड स्पेशलाइजेशन इन माइनिंग एंड मेटलर्जी। और 2 चीज़ें हो रही थी, क्या क्या, माइनिंग और मेटलर्जी। यही सारी क्राफ्ट क्या दिखाता है, एक ग्रेट एडवांसमेंट दिखाता है। क्योंकि क्राफ्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा, तो चीज़ों का धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो लोग किसके तरफ जाएंगे, माइनिंग की तरफ जाएंगे, मेटलर्जी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तभी तो वहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिल पाएगा, और रॉ मटेरियल मिलने के बाद वो अपने
काम में यूज कर पाएंगे। तो क्या होता है वहाँ पर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या क्या देखने को मिला है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का क्या स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पर माइनिंग एंड मेटलर्जी का भी कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिला है। द एडवांसमेंट इन आयरन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आर एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ स्पेशलाइज्ड आयरन आर्टिफैक्ट्स इन नालगोंडा एंड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। जो भी हमें आयरन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देखने को मिला है, उसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, उसका एविडेंस देखने को मिलता है आपका नालगोंडा एंड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है और नालगोंडा से, वहाँ से क्या देखने को मिला है, वहाँ का जो एविडेंस मिला है वो क्या मिला है, स्पेशलाइज्ड आयरन आर्टिफैक्ट्स। क्या देखने को मिला है, स्पेशलाइज्ड आयरन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिला है। यही क्या एविडेंस देता है कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, कि आयरन प्रोडक्शन में एडवांसमेंट चल रहा था, आयरन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा था, एडवांसमेंट चल रहा था। इंडियन आयरन एंड स्टील इंक्लूडिंग कटलरी वर एक्सपोर्टेड टू एवेसियस पोर्ट्स। जो भी इंडियन आयरन था या फिर स्टील था, उसको कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, एवेसियस पोर्ट में एक्सपोर्ट करते थे। एंड दे इंजॉयड ग्रेट प्रेस्टीज इन वेस्टर्न एशिया, और वेस्टर्न एशिया में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था, और वहाँ पर वेस्टर्न एशिया में ये क्या करते थे, बेच देते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्लॉथ मेकिंग का यूज आया। क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वीविंग, क्लॉथ मेकिंग और सिल्क वीविंग में भी क्या था, क्राफ्ट्समैन ये लग्जरियस आइटम बनाता था। मेकिंग ऑफ आर्म्स बनाने में यूज आता था, एंड लग्जरी आर्टिकल्स, और क्या यूज आता था, लग्जरी आर्टिकल्स बनाने में। आल्सो मेड प्रोडक्ट्स, और ये भी क्या करा, ट्रेड में मदद करा। मथुरा वाज द ग्रेट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लॉथ विच वाज कॉल्ड सताका। मथुरा क्या था, एक ग्रेट सेंटर था किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करने, जिसको क्या बोलते हैं, सताका। क्या बोलते हैं, सताका बोलते हैं। द फाइंडिंग ऑफ डाइंग वर्ड्स इन उदयपुर तमिलनाडु एंड एरिकमेडू इंडिकेट दैट डाइंग वाज थ्रिविंग क्राफ्ट इन दिस रीजन ड्यूरिंग टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में मेनली क्या देखने को मिला है, कि डाइंग वेट्स देखने को मिला, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, एक पॉट टाइप का चीज़ होता है जिसमें कि डाई को मीन्स जिसमें कि कलर करते हैं कपड़ों के ऊपर। तो ये कहाँ देखने को मिला है, डाइंग वेट्स देखने को मिला आपका उरैयूर तमिलनाडु में, और अरिकमेंडू में देखने को मिला। ये क्या इंडिकेट करता है कि एक डाइंग करना, कपड़े में कलर करना एक थ्रिविंग क्राफ्ट था इस रीजन में, एक थ्रिविंग क्राफ्ट था इस रीजन में उस टाइम पीरियड के बीच में। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ऑयल व्हील। मीन्स उस टाइम पे क्या हुआ था कि ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। क्यों इंक्रीज हो गया था ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ऑयल व्हील का जरूरी हो गया था। मीन्स क्या हो रहा था, ऑयल व्हील का जरूरी हो गया था। हैंडीक्राफ्ट मेकिंग फ्लोरिस्ट टू ग्रेट एक्सटेंट लाइक आइवरी प्रोडक्ट्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, बीड्स ऑफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड सेल इंडस्ट्री। मेनली क्या था, मेनली हैंडीक्राफ्ट किस में आगे बढ़ रहा था, आइवरी प्रोडक्ट करने में, मीन्स हाथी के दांत को बनाने में, एक्सट्रैक्ट करने में या फिर बनाने में। उसके बाद ग्लास ऑब्जेक्ट, शीशे का ऑब्जेक्ट बनाने में। फिर बीड्स ऑफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, मीन्स प्रीसियस स्टोन्स और सेमी प्रीसियस स्टोन्स का क्या बोलते हैं, माला बनाया जाता था। और एंड सेल इंडस्ट्री, और सेल इंडस्ट्री में ज़्यादा एडवांसमेंट था। कॉइन मिंटिंग वाज ए सिग्निफिकेंट क्राफ्ट। कॉइन मिंटिंग क्या था, एक सिग्निफिकेंट क्राफ्ट था। कॉइन क्राफ्टेड फ्रॉम वेरियस मटेरियल्स सच एज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लीड, पोटिन एंड ब्रॉन्ज। ये सारी चीज़ों से क्या करते थे, कॉइन को छापा जाता था, कॉइन को बनाया जाता था। क्राफ्ट्समैन वेर इवन नो टू प्रोड्यूस फेक कॉइन, और क्राफ्ट्समैन को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो फेक कॉइन बनाता था। ब्यूटीफुल टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, जो ब्यूटीफुल टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स है, ये भी कहाँ देखने को मिला, नियरली एवरी सतावना एंड कुसान साइट्स। ये कहाँ देखने को मिला है, सतवाहना एंड कुसान साइट से देखने को मिला है। पार्टिकुलरली येल्लेश्वरम इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ देखने को मिला, येल्लेश्वरम इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में क्या देखने को मिला है, टेराकोटा आर्टिफैक्ट। और ये कहाँ से देखने को मिला, नियरली एवरी सतवाहना एंड कुसान साइट। इट्स वाइडली बिलीव दैट टेराकोटा वाज प्राइमरली यूज्ड बाय द अपर क्लास इनहेबिटेंट ऑफ अर्बन एरिया। ये वाइडली क्या बिलीव किया जाता है, टेराकोटा आर्टिफैक्ट का कौन यूज करता था, जो अपर क्लास में रहता था ये, और अपर एरिया में रहता था, अर्बन एरिया में रहता था, मीन्स शहरी क्षेत्र में रहता था। आर्टिसंस ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स। आर्टिसंस क्या करते थे, एक ग्रुप में बना लेते थे, उसको क्या बोला जाता था, सेरिन्स बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था, सेरिन्स बोला जाता था। ठीक है, ये आर्टिसंस क्या करते थे, अपने अपने एक अलग अलग ग्रुप बना लिया था, उसको क्या बोला जाता था, सेरिन्स बोला जाता था। अब आता है हम लोग ट्रेड का क्या सिचुएशन था। ट्रेड, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा वाज द एक्सपेंशन ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है पोस्ट मॉडर्न एरा का, कि जो भी ट्रेड हो रहा था, जो भी एक्सपेंशन हो रहा था ट्रेड, वो दोनों जगह हो रहा था। कहाँ, एक तो डोमेस्टिक घरेलू ट्रेड हो रहा था, और इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स रोम के साथ ट्रेड हो रहा था, रोमन के साथ ट्रेड हो रहा था। एंशिएंट इंडिया हैज टू प्राइमरी इंटरनल लैंड रूट। एंशिएंट इंडिया के पास दो प्राइमरी इंटरनल लैंड रूट्स था। क्या क्या, उत्तर पथ और दक्षिणी पथ। उत्तर पथ किसको किसको लिंक करता था, लिंकिंग द ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न रीजन्स विद द नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी। ये किसको किसको लिंक करता था, ईस्टर्न एंड
नॉर्थर्न रीजन किसके साथ, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज के साथ। दक्षिण पथ क्या था, दक्षिण पथ किसको किसको कनेक्ट कर रहा था, सॉदर्न पेनिसुला किसके साथ, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के साथ किसको, सॉदर्न पेनिसुला को कनेक्ट करता था कौन, दक्षिणी पथ। और उत्तर पथ ईस्टर्न और नॉर्थर्न रीजन को कनेक्ट करता था नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज के साथ। द उत्तर पथ रूट वाज मोर कॉमनली ट्रेवल्ड, मेनली क्या होता था, मेनली उत्तर पथ रूट को ट्रेवल किया जाता था, मेनली उत्तर पथ रूट को ट्रेवल किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम तक्षशिला, तक्षशिला से स्टार्ट करते हुए इट ट्रांसवर्स थ्रू पंजाब, पंजाब को होते हुए अंटिल रीचिंग द वेस्टर्न बैंक ऑफ यमुना रिवर, और कहाँ पहुँचता था लास्ट में, वेस्टर्न बैंक ऑफ यमुना रिवर के वेस्टर्न बैंक पे। फॉलोइंग दिस वेस्टर्न बैंक साउथवर्ड इट कंटिन्यू टू मथुरा, इसके वेस्टर्न बैंक को फॉलो करते हुए हम लोग कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते थे, मथुरा तक कंटिन्यू करते थे। फ्रॉम मथुरा द रूट एक्सटेंडेड टू उज्जैन, मथुरा से उज्जैन की तरफ पहुँच जाता था जो कि मालवा में है, उज्जैन इन मालवा, मालवा में उज्जैन जो है। एंड देन प्रोसीडेड फ्रॉम उज्जैन टू ब्रोज, और वहाँ से उज्जैन से कहाँ चला जाता था, ब्रोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और वो कोस्ट की तरफ चला जाता था। द पोर्ट ऑफ ब्रोज appears टू हैव बीन मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड थ्राइविंग अमंग अदर पोर्ट्स, मीन्स पोर्ट्स ऑफ ब्रोज मीन्स ये हो गया आपका लैंड रूट, और लैंड रूट यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, सी रूट के पास। कौन सा सी रूट है, द पोर्ट ऑफ ब्रोज appears टू हैव बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड थ्राइविंग अमंग अदर पोर्ट्स, ये सबसे सिग्निफिकेंट और थ्राइविंग है किसके, बहुत सारे पोर्ट्स में थे। एंड इट सर्व एज ए हब फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स, और ये क्या सर्व करता था, एक हब सर्व कर, एक मतलब एक हब की तरह सर्व करता था, ताकि वहाँ से मेनली एक्सपोर्ट की चीज़ें हो सके। प्रोड्यूस इन द साका, कुषाण एंड सतवाहना किंगडम, और ये कहाँ प्रोड्यूस होता था, यहाँ का जो गुड्स था जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था वो कहाँ प्रोड्यूस होता था, साका, कुषाण और सतवाहना किंगडम्स में। देयर वाज ए फ्लोरिशिंग ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रोम, ये एक फ्लोरिशिंग ट्रेड रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड रोम, इंडिया और रोम के बीच में एक फ्लोरिशिंग ट्रेड रिलेशन है। अपार्ट फ्रॉम द गुड्स, गुड्स के अलावा डायरेक्टली सप्लाइड बाय इंडिया टू द रोमन एम्पायर, सर्टेन आइटम्स वेर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड सेंट्रल एशिया, कुछ आइटम्स क्या होता था, चाइना से सेंट्रल एशिया में पहुंचता था और सेंट्रल एशिया से इंडिया में पहुंचता था। एंड देन फॉरवर्डेड टू द ईस्टर्न रीजन ऑफ रोमन एम्पायर, और फिर यहाँ से इंडिया से कहाँ पहुँचाया जाता था, रोमन एम्पायर में पहुँचाया था। फॉर एग्जाम्पल सिल्क वाइज डायरेक्टली सेंड फ्रॉम चाइना, सिल्क कहाँ से सेंड होता था, चाइना से टू द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर पहुँचाया जाता थ्रू द रेवंड सिल्क रूट, किसके थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू, विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न अफगानिस्तान एंड ईरान, जो कि कहाँ से पास करता है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान से और ईरान के साथ पास करता है सिल्क रूट। और चाइना क्या करता था, रोमन एम्पायर को सिल्क भेजता था डायरेक्टली इस सिल्क रूट के थ्रू। फॉलोइंग द एनेक्सेशन ऑफ ईरान बाय द पार्थियंस, सिल्क वाज रीडायरेक्टेड टू द वेस्टर्न इंडियन पोर्ट्स थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, एंड एट दिस टाइम इट वाज कन्वेड बाय द ईस्ट कोस्ट टू द वेस्ट कोस्ट। इसका कहने का मतलब यही है कि जब पार्थियंस आया, उसने क्या करा, उसने सिल्क रूट को क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। ईरान बाय पार्थियंस जो ईरान से था उसने क्या करा, सिल्क रूट को एनेक्स कर लिया, और उसको उस रूट को रीडायरेक्ट कहाँ करना पड़ा, वेस्टर्न इंडियन पोर्ट्स, वेस्टर्न में जो इंडियन पोर्ट्स है वहाँ पर फिर रीडायरेक्ट किया, ताकि क्या हो सके, वहाँ से मेनली ट्रेड हो सके थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एंड एट टाइम्स, इस टाइम पे इट वॉज कन्वेड बाय द ईस्ट कोस्ट, और अब क्या, कब कैसे जाता था, ईस्ट कोस्ट के साथ जाता था टू द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट का जो कोस्ट है उसके साथ जाता था कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज सब्सटेंशियल ट्रांजिट ट्रेड इन सिल्क बिटवीन इंडिया एंड रोम, और इसी तरीके से क्या होता था, ट्रेड होता था किसके किसके बीच में, इंडिया और रोम के बीच में, इंडिया और रोम के बीच में। अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्टेड वेरियस गुड्स टू द रोमन एम्पायर, इंडिया क्या करता था, बहुत सारी चीज़ों को कहाँ बेचता था, रोमन एम्पायर बेचता था, इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम्स, क्या क्या लग्जरी आइटम्स था, सच एज आर्टिटोक्रेटिक नेसेसिटी, जो भी आर्टिटोक्रेटिक नेसेसिटी था उसको कहाँ बेचता था, रोम बेचता था। स्पेसिफिक आइटम्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, स्पेसिफिक आइटम एक्सपोर्ट होता था इंडिया से टू रोम, इंडिया से रोम, इंक्लूडेड स्पाइसेस, मसलिन, पर्ल्स, ज्वेल्स, आयरन क्यूटलरी एंड किचनवेयर, ये सारी चीज़ें कहाँ सप्लाई होता था, इंडिया टू रोम की तरफ। इन रिटर्न फॉर दिज एक्सपोर्ट्स, ये इसके रिटर्न में ये जो एक्सपोर्ट करे क्या क्या, स्पाइसेस, मसलिन, पर्ल्स, ज्वेल्स, आयरन कटलरी, किचनवेयर, इसको जो एक्सपोर्ट करे उसके बदले में इंडिया को क्या मिलता था, इंडिया रिसीव्ड गोल्ड फ्रॉम द रोमन एम्पायर, इंडिया को क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था, कहाँ से, रोमन एम्पायर से। एडिशनली इंडिया रिसीव्ड वाइन, पोट्री एंड लीड फ्रॉम द रोम एज पार्ट ऑफ द ट्रेड। एडिशनली क्या देखते हैं, इंडिया क्या क्या रिसीव करता था, वाइन, पोट्री एंड लीड फ्रॉम रोम एज ए पार्ट ऑफ द ट्रेड। ट्रेड के पार्ट में क्या होता था, ट्रेड के पार्ट से ये भी क्या होता था, रिसीव किया जाता था। इनिशियली रोम प्राइमरली ट्रेडेड विद द सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इनिशियली में रोम किसके साथ कैसे ट्रेड करता था, सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, एज एविडेंस्ड बाय द अर्लीस्ट कॉइन फाउंड हियर। क्यों देखने को मिला कि ये यहाँ से ट्रेड करता था, क्योंकि वहाँ पर अर्लीस्ट कॉइन देखने को मिला है। ट्रेड बिटवीन रोम एंड इंडिया सॉ एन इंक्रीज आफ्टर रोम गेंड कंट्रोल ओवर मेसोपोटामिया एंड पर्शियन गल्फ रीजन। अब क्या है
कि अब उसके बीच में क्या आ रहा था, रोम और इंडिया के बीच में मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ रीजन आ रहा था। अब रोम ने क्या करा, इन दोनों को भी क्या करा, इन दोनों के ऊपर भी कंट्रोल गेन कर लिया। अब क्या हुआ, अब इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड जो हो रहा था वो ईजी हो गया। प्लिनी एक रोमन राइटर है, इन AD 77 एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर रोम गोल्ड ड्रेनेज ड्यू टू ट्रेड विथ इंडिया। एक रोम राइटर है, इन AD 77 AD में आया था। उसने क्या एक्सप्रेस किया, क्या कंसर्न को देखा कि रोम क्या कर रहा है, गोल्ड को ड्रेनेज कर रहा है ड्यू टू ट्रेड विथ इंडिया। क्यों, इंडिया के साथ ट्रेड करके, पॉसिबली एन एग्जेजरेशन। ये क्या हो सकता है, एग्जेजरेशन हो सकता है। बाय AD 22 AD आते आते कंप्लेंट्स इमर्ज्ड अबाउट एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन ईस्ट इंडियन पेपर हाईली वैल्यूड बाय वेस्टर्नर्स एंड टर्म्ड जनप्रिय इन संस्कृत। 22 इन एडी बाय AD 22 आते आते क्या हुआ, कंप्लेंट्स इमर्ज हो गया किसके, अबाउट एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन ईस्ट इंडियन पेपर। जो ईस्ट इंडियन पेपर का जो भी स्पेंडिंग हो रहा था वहाँ पर एक्सेसिव स्पेंडिंग हो रहा था, और वो क्या दे रहा था, हाई वैल्यू दे रहा था। किसको, किसके द्वारा, वेस्टर्नर्स के द्वारा। और उसको क्या बोला गया, यवना यावना प्रिया, संस्कृत में उसको क्या बोला गया, यावन प्रिया बोला गया। द एडोप्टेशन ऑफ कॉस्टली इंडियन स्टील The adaptation of costly Indian steel cutlery by Rome elites sparked a position leading Rome to impose restriction on paper and steel goods trade with India. अब इसने क्या अडॉप्ट किया, कॉस्टली जो भी इंडियन स्टील था वह रोम इलाइट्स स्पार्क्ड अपोजिशन, अपोजिशन ने क्या करा उसको, स्पार्क्ड लीडिंग रोम टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन पेपर एंड स्टील गुड्स ट्रेड विद इंडिया, ताकि क्या हो सके, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो भी स्टील गुड्स है या फिर पेपर गुड्स है इंडिया के साथ वो नहीं करेगा। द फाइंडिंग ऑफ रोमन कॉइन्स एंड पोट्री इन द पेनिसुला स्ट्रांगली इम्प्लाई दैट इंडिया गेंड फ्रॉम इट्स ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। ये क्या देखने को मिलता है कि जो भी रोमन कॉइन देखने को मिला या पोर्ट्री देखने को मिला कहाँ, पेनिसुला के रीजन में, वो क्या स्ट्रांगली दिखाता है, स्ट्रांगली यही दिखाता है कि इंडिया ने क्या करा था, ट्रेड रिलेशनशिप बना था किसके साथ, रोमन एम्पायर के साथ, डिस्पाइट लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको दिमाग में ना रखते हुए कि क्या ट्रेड का क्या बैलेंस होगा। ठीक है, उसमें देखते हैं मनी इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी कैसे बढ़ा या फिर मनी इकोनॉमी कैसे बढ़ा। ठीक है, रोमन गोल्ड कॉइन वैल्यूड फॉर देयर इंट्रेंसिक वर्थ। रोमन गोल्ड कॉइन क्या करता था, इंट्रेंसिक वर्थ के लिए वैल्यूएबल था। लाइकली सर्कुलेटेड इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इंडिया, जैसे कि कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करना हो इंडिया में तो रोमन गोल्ड कॉइन का यूज होता था। इंडो ग्रीक एंड कुषाण रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स। इंडो ग्रीक और कुषाण रूलर ने क्या करा था, गोल्ड कॉइन को इशू किया था। विद कुषाण ऑब्टेनिंग गोल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कुषाण कहाँ से ऑब्टेन करता था गोल्ड, सेंट्रल एशिया से, सिंध से, कर्नाटक से, एंड धलभूम इन साउथ बिहार, साउथ बिहार में धलभम है, वहाँ से क्या करता था कुषाण रूलर्स क्या करता था, गोल्ड कॉइन्स को इशू करता, गोल्ड कॉइन को क्या करता था, गोल्ड कॉइन को ऑब्टेन करता था। ठीक है, द दिनार टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ रोम। जो दिनार टाइप का गोल्ड कॉइन्स था उससे उससे क्या हुआ, रोम के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ा, बिकॉज बिकम एबंडेंट ड्यूरिंग द गुप्ता रूल, और यही एबंडेंट कब बन गया, गुप्ता रूल के टाइम पे। ठीक है, वाइल गोल्ड कॉइन्स मे नॉट हैव बीन यूज्ड इन डेली ट्रांजेक्शन, जबकि गोल्ड कॉइन अगर हम लोग यूज नहीं करते डेली ट्रांजेक्शन में तो क्या यूज करेंगे, लीड, प्रोटीन एंड कॉपर कॉइन्स वेयर प्रिवलेंट फॉर एवरीडे एक्सचेंज। एवरीडे एक्सचेंज के लिए क्या यूज कर सकते हैं, लीड, प्रोटीन और कॉपर कॉइन्स को यूज कर सकते हैं। आंध्राज रिच इन lead and copper deposits issued numerous dead और पोटेंट कॉइन्स इन द डेक्कन। मीन्स आंध्रा का जो रिच है कि आंध्रा किस में रिच है, लीड और कॉपर डिपॉजिट्स में। ठीक है, वहाँ से क्या इशू होता था, लीड्स और पोटेंट कॉइन्स को इशू होता था डेक्कन में। क्यों क्यों इशू होता था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला जाता था क्या, लीड और कॉपर डिपॉजिट्स। कुषाण इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कुषाण ने सबसे ज़्यादा इशू किया क्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन को इशू किया कहाँ, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। अब देखते हैं अर्बन सेटलमेंट क्या था, अर्बन में क्या चीज़ें चल रही थी। फ्लोरिशिंग टाउन्स एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा था या ग्रोथ मिल रहा था। प्रोस्पेरिटी इन टाउन्स सच ड्यू टू ग्रोइंग क्राफ्ट्स, जो भी प्रोस्पेरिटी आया टाउन्स में वो क्यों आया, क्योंकि क्राफ्ट्स वहाँ पे बढ़ रहा था, कॉमर्स बढ़ रहा था। ठीक है, इंक्रीज यूज ऑफ मनी, मनी का यूज बढ़ रहा था ड्यूरिंग दिस पीरियड। लिटरेरी टेक्स्ट एंड चाइनीज पिलग्रिमेज मेंशन इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन टाउन्स सच एज वैशाली, पाटलिपुत्रा, वाराणसी, कौसम्बी, सरस्वती, मथुरा एंड इंद्रप्रस्थ एंड हस्तिनापुर। ये सारी चीज़ों को कौन एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर ये नॉर्थ इंडियन टाउन्स था और ये इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन टाउन्स था। कौन करता है, चाइनीज पिलग्रिमेज, चाइनीज के लोग जो यहाँ घूमने आए थे वो क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। एग्जीबिशन इन बिहार, बिहार के एग्जीबिशन में क्या देखने को मिला है, चिरांड, सोनपुर, बक्सर। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिला है, खैरद, मासून। और उत्तर प्रदेश में सोगुरा, बिहटा, कौसम्बी,
श्रृंगवेरपुर, अतरंजीखेरा, ये क्या इंडिकेट करता है? कुषाण फेज को इंडिकेट करता है। मतलब इस टाइम पे इस सारी जगह पे क्या होता था? कुषाण के लोग रहते थे। वी कैन फाइनली से कुषाण एंड सातवाहना एम्पायर्स प्रपोज्ड ड्यू टू थ्राइविंग ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। हम लोग ये फाइनली कह सकते हैं कि कुषाण और सातवाहना का जो एम्पायर्स था वो किसके द्वारा प्रपोज हुआ, किसके द्वारा सफलतापूर्वक विकसित हो रहा था? किसके द्वारा? ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। मीन रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड हो रहा था सक्सेसफुली, उसी के द्वारा क्या हो रहा था? ये फल फूल रहा था या फिर सफलतापूर्वक विकसित हो रहा था। द कुषाण पावर सेंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया along with security on trade routes supported town growth in पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कुषाण का पावर जो था सेंटर में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में along with security on ट्रेड रूट्स में जो सिक्योरिटी लगा रखा था किसने? कुषाण ने। सपोर्टेड टाउन ग्रोथ इन पंजाब, इससे क्या हुआ कि टाउन ग्रोथ होने लगा किसमें? पंजाब के जगह पे और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये टाउन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। मोस्ट कुषाण टाउन्स इन इंडिया, जो मोस्ट कुषाण टाउन्स है इंडिया में, वेर लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न और उत्तर पथ रूट पासिंग फ्रॉम मथुरा टू तक्षशिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन जो है इंडिया में वो कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न और उत्तर पथ में। जो कोई किसके रूट में आता है? मथुरा टू तक्षशिला के जब हम लोग पास करते हैं तो उस रूट में आता है मोस्ट कुषाण टाउन्स। द डिक्लाइन ऑफ टाउन बिगेंस विद द इंड ऑफ कुषाण। टाउन का डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ? इंड ऑफ कुषाण से शुरू हुआ इन द 3rd सेंचुरी एडी। कब शुरू हुआ? 3rd सेंचुरी एडी में। इम्पैक्टिंग टाउन्स अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न रूट्स, और ये इसलिए क्या हुआ? इसके थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न रूट जो था वो इम्पैक्ट हो गया। उससे क्या हुआ? इम्पैक्टिंग टाउन्स अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न रूट्स। और क्या हुआ? धीरे धीरे टाउन्स को इम्पैक्ट मिलने लगा किससे? नॉर्थ वेस्टर्न रूट में। द रोमन एम्पायर इम्पोज्ड ए बैन ऑन ट्रेड। रोमन एम्पायर ने क्या करा था? ट्रेड के ऊपर बैन लगा दिया था विद इंडिया इन 3rd सेंचुरी एडी। 3rd सेंचुरी एडी में क्या करा था उसने? रोमन ने क्या करा था? इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर क्या कर रखा था? बैन लगा रखा था। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन इन डेक्कन आल्सो सजेस्ट डिक्लाइन इन अर्बन सेटलमेंट आफ्टर द सातवाहना फेज। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन क्या दिखाता है? आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन दिखाता है जो भी डेक्कन में है, क्या सजेस्ट करता है कि अर्बन सेटलमेंट का क्या हुआ था? धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ था सातवाहना फेज के बाद। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग गुप्ता पीरियड। क्या शुरू करेंगे? यहाँ से गुप्ता पीरियड शुरू करेंगे। गुप्ता पीरियड कब से कब तक आया? गुप्ता पीरियड आपका आया, गुप्ता पीरियड आपका आ गया 335 एडी से 455 एडी तक। द गुप्ता एम्पायर इमर्ज फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ कुषाण। गुप्ता का जो एम्पायर इमर्ज हुआ वो कहाँ से इमर्ज हुआ? कुषाण का जैसे ही डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो गुप्ता का एम्पायर क्या हुआ? धीरे धीरे डिक्लाइन होना, इमर्ज होना शुरू हुआ। देयर प्राइमरी कंट्रोल बिगन इन उत्तर प्रदेश। ये गुप्ता का जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसका प्राइमरी कंट्रोल कहाँ था? प्राइमरी कंट्रोल था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से प्राइमरी कंट्रोल होना शुरू हुआ। प्रायर टू कनिष्क रीजन से पहले फ्रॉम 78 एडी टू 120 एडी कादीफेसिस 1 एंड कादीफेसिस 2 रूल्ड ओवर 50 एडी टू 78 एडी। मीन्स 50 एडी से 78 एडी तक किसने रूल करा था? कादीफेस 1 एंड कादीफेस 2 ने। मीन्स कनिष्क आने से पहले। कनिष्क कब आया? 78 एडी से 120 एडी तक। कनिष्क से पहले किसने रूल कर रहा था? यहाँ हम लोग समझते हैं कनिष्क से पहले कौन यूज कर रहा था? रूल कर रहा था? कनिष्क से पहले रूल कर रहा था आपका कादीफेसिस 1 ने और कादीफेसिस 2 ने। ठीक है, कहाँ से? 50 एडी से लेकर के 78 एडी तक। ठीक है, और कनिष्क ने कब तक रूल करा? 78 एडी से लेकर के 120 एडी तक। जब इतना रूल कर लिया कनिष्क ने, उसके बाद क्या? उसके बाद धीरे धीरे वीक सक्सेसर आने लगा और लास्ट रूलर कौन था? वासुदेव। लास्ट रूलर कौन था इसका? कनिष्क का वासुदेव। ये कब हुआ था? ये 270 एडी में हुआ था। लेकिन क्या है, लेकिन गुप्ता पीरियड कब से शुरू हो गया था? गुप्ता पीरियड शुरू हो गया था 240 एडी से। और इसको शुरुआत किसने करा था? श्री गुप्ता ने शुरुआत करा था, जो कि क्या था? रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम मगध। जो कि मगध में एक छोटा सा राज्य था, उसी का रूलर था कौन? श्री गुप्ता। और वहीं से क्या हुआ? गुप्ता का पीरियड शुरू हुआ। अब हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ से क्या हुआ? ये तो 270 में खत्म हुआ। ये तो जो भी कनिष्क पीरियड था वो 270 में खत्म हुआ, लेकिन गुप्ता पीरियड 240 से कैसे शुरू हो गया? तो क्या हुआ था? यहाँ पर फ्यूडलिटी सिस्टम था, मीन्स फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि राजा क्या करता है? एरिया को कॉन्कर्ट करके क्या करता है? वहाँ के लोकल लोगों को दे देता है कि आप इसी पे कमाओ या फिर इस पे जो करना है वो करो, वो आपका हो गया। मीन्स ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, ये गुप्ता के पीरियड में था कि ना तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था ना कोई टैक्सेशन पावर था। इसलिए क्या हुआ? वहाँ पे धीरे धीरे लोग गैदर होकर के वहाँ से एराइज करना शुरू हुआ और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। इसलिए 240 एडी में ही क्या हो गया था? श्री गुप्ता ने गुप्ता पीरियड का शुरू कर दिया। हम लोग ऊपर देख लेते हैं क्या था। कनिष्क सक्सेसर वाज वीक। कनिष्क सक्सेसर वीक था। कनिष्क का जो सक्सेसर था वो बहुत वीक था। एंड वासुदेव बिकम द लास्ट रूलर ऑफ द कुषाण एम्पायर। और कुषाण एम्पायर का लास्ट रूलर कौन बना? वासुदेव।
बाय 2070 एडी 270 एडी में द रूल ऑफ कुषाण हैड कम्प्लीटली डिक्लाइन। 270 ईस्वी में क्या हो गया, कुषाण का रूल कम्प्लीटली डिक्लाइन हो गया। द कुषाण रूल्ड ओवर ए वास्ट टेरिटरी। कुषाण क्या कर रहा था, वास्ट टेरिटरी के ऊपर रूल कर रहा था, इंक्लूडिंग ए पोर्शन ऑफ मगध, और किसको इंक्लूड करके, मगध के कुछ पोर्शन को इंक्लूड करके, विच फंक्शन एज देयर फेडेटरी, जो कि किसके तरफ फंक्शन कर रहा था, वास्ट। कुषाण क्या कर रहा था, कुषाण रूल कर रहा था बहुत बड़े कंट्री में, बहुत बड़े टेरिटरी पे, ठीक है, जैसे कि कुछ उसमें पर्सन मगध का भी था, तो उसने क्या करा, उसको फेडेटरी की तरह फंक्शन करने के लिए छोड़ दिया। ए पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर द कंडीशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। और फेडेटरी क्या होता है, ए पर्सन हु होल्ड द लैंड अंडर द कंडीशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। मीन्स क्या होता है कि आपको लैंड दे दिए, आप उसी के ऊपर अब उसको पूछने वाला कोई नहीं है। श्री गुप्ता द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। श्री गुप्ता कौन थे, गुप्ता पीरियड के फाउंडर थे। रूल फ्रॉम 240 एडी टू 280 एडी, 240 एडी से 280 एडी तक इसने रूल करके किसने, श्री गुप्ता ने, ड्यूरिंग द कुषाण रूल। कुषाण रूल के साथ साथ, मीन्स कुषाण रूल हमारे 270 ईस्वी में खत्म होता है, लेकिन 240 ईस्वी में ही क्या होता है, 240 ईस्वी में ही आपका गुप्ता का रूल शुरू हो जाता है। किसके द्वारा, श्री गुप्ता के द्वारा। फॉलोइंग श्री गुप्ता रीजन्स घटोत्कच एज्यूम लीडरशिप ऑफ द डायनेस्टी। श्री गुप्ता के रीजन में क्या होता है, घटोत्कच को लीडरशिप दिया जाता है डायनेस्टी का। घटोत्कच को क्या दिया जाता है, लीडरशिप दिया जाता है डायनेस्टी का। और कब से कब तक, अप टू 320 एडी तक। अप टू कब तक, अप टू 320 एडी तक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त वन पे। हु बिगेन हिज रूल इन 320 एडी। जब उन्होंने, मीन्स घटोत्कच का रूल खत्म हुआ 320 एडी में, उसके बाद किसने शुरू किया, उसके बाद चंद्रगुप्त वन ने शुरू करा। प्लेड ए क्रूसिकल रोल इन एस्टेब्लिशिंग द गुप्ता डायनेस्टी एज इंडिपेंडेंट। इसने क्या रोल प्ले किया, गुप्ता डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट रोल करवाना है। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक ये किसी राज्य के साथ था। किसके साथ अटैच था, ये आपका किसके साथ अटैच था, कनिष्क के साथ अटैच था। लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त वन जैसे आया 320 एडी के बाद, इसने क्या करा, इसने क्रूशियल रोल प्ले किया गुप्ता डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट हासिल करने में, मेकिंग सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल माइलस्टोन, और बहुत सारा हिस्टोरिकल माइलस्टोन को भी मार्क किया है। श्री गुप्ता एंड घटोत्कच वर रिगार्डेड एज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ मगध। श्री गुप्ता और घटोत्कच को क्या बोला जाता था कि वो रूलर था स्मॉल किंगडम, मगध में जो स्मॉल किंगडम था उसका रूलर था, होल्डिंग द टाइटल ऑफ महाराजा। और वो क्या करता था, महाराज के टाइटल को होल्ड करता था। कौन, घटोत्कच और श्री गुप्ता। दिस पीरियड वाज करेक्टराइज्ड बाय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इस पीरियड को क्या बोला जाता है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी का करेक्टराइज किया जाता है। अर्निंग इज द टाइटल ऑफ द गोल्डन एज, और इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन एज का टाइटल को दिया जाता है। किस पीरियड को, श्री गुप्ता और घटोत्कच के पीरियड को। ड्यूरिंग दिस टाइम वेरियस सिविलाइजेशन सच एज पर्शियंस, रोमन्स, चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशिया नेशन साउथ टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिश कनेक्शन विद इंडिया। इस पीरियड को गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के साथ पर्शियन भी ट्रेड करना चाहता, रोमन भी ट्रेड करना चाहता, साउथ ईस्ट भी ट्रेड करना चाहता, और चाइनीज भी ट्रेड करना चाहता। फाहिन एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, फाहिम एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में इंडिया को विजिट करा था किसने, फाहिन ने। एंड हिज अकाउंट शेड लाइट ऑन द गुप्ता पीरियड, और इन्हीं के अकाउंट क्या दिखाता है, गुप्ता पीरियड में क्या क्या हुआ था या क्या क्या हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं चंद्रगुप्त वन की तरफ। क्या आते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त वन की तरफ। 320 से 330 एडी तक इसने 10 साल तक राज करा था। ही फॉर्म्ड ए मैरिटल अलायंस विद द लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी एंड रिलीज्ड कुमारा देवी कॉइन्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्शल अलायंस बना दिया, मैरिटल अलायंस बना दिया किसके साथ, लिच्छवी प्रिंसेस के द्वारा, जिनका क्या नाम था, कुमारा देवी। और क्या क्या, कुमारा देवी के नाम से कुमारा देवी कॉइन्स भी रिलीज कर दिया। ही इनकॉर्पोरेटेड साकेत, प्रयाग, मगध इनटू हिज डोमेन। इन्होंने क्या कर रखा था, चंद्रगुप्त वन ने क्या कर रखा था, साकेत, प्रयाग, मगध को क्या कर रखा था, एक ही साथ जोड़ रखा था। एंड ऑटोनॉमी ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। और इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने मैरिटल अलायंस बना लिया किसके साथ, लिच्छवी प्रिंसेस के साथ, इन्होंने क्या अपने आप को कहलाने लगा, एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ड्यूरिंग दिस इरा, इस इरा में द गुप्ताज एक्सपीरियंस नोटेबल इंक्रीज इन बोथ पावर एंड प्रेस्टीज। इस इरा में क्या देखते हैं, गुप्ता को क्या मिला है, गुप्ता को दोनों चीज़ मिला, पावर और प्रेस्टीज। अब पावर कहाँ से मिला, पावर क्योंकि हर आदमी क्या चाह रहा था, इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे थे, जैसे रोमन, पर्शियन, चाइनीज़, ये सारी चीज़ क्या करना चाह रहे थे, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे थे। उसके बाद प्रेस्टीज का क्या मतलब है, ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली जो चंद्रगुप्त था या फिर ये गुप्ता पीरियड था, ये कहाँ से था, वैश्य कास्ट था। द गुप्तास फर्दर एलिवेटेड देयर स्टेटस बाय इंटर मैरिजिंग विद क्षत्रिय फैमिली। उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा, क्षत्रिय फैमिलीज की बेटी से मैरिज करना शुरू किया, इंटर मैरिज करना शुरू कर अपना स्टेटस को क्या करा, एलिवेट करा। इससे क्या हुआ, इससे उनको पावर भी मिला और प्रेस्टीज भी मिला। इससे उनको क्या हुआ, इनहांसिंग देयर प्रेस्टीज एंड पावर। अब समुद्रगुप्त, अब हम लोग क्या आते हैं, चंद्रगुप्त वन पे आ गए,
हम लोग देख लेते हैं समुद्रगुप्त का क्या एज पीरियड है। समुद्रगुप्त 330 AD से लेकर के 330 AD टू 380 AD तक। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता बोला जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। मैक्सिमम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वाज डन बाय ही। मैक्सिमम मिलिट्री मीन्स फिजिकल कॉन्क्वेस्ट किसके द्वारा किया गया है? समुद्रगुप्त वन के द्वारा किया गया था। दीज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। इच मिलिट्री ग्रुप को ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्या? प्रिंसेस ऑफ गंगा यमुना डोब का प्रिंसेस को इससे जो लिया गया था। उसके बाद फ्रंटियर स्टेट में बंगाल, नेपाल, असम, रिपब्लिकन स्टेट ऑफ पंजाब, ये सारी चीज़ को दूसरे जगह पे। उसके बाद अताविका राज्य मीन्स फॉरेस्ट किंगडम ऑफ बिंदियास के जो फॉरेस्ट किंगडम था उसको भी क्या करा था इसने? कॉन्क्वेस्ट करा था। समुद्रगुप्त ने डिफीटेड ऑफ 12 रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया के 12 रूलर्स को क्या कर रखा था? डिफीट कर रखा था। बट नाइदर एनेक्स देम नॉट डिस्ट्रॉय देम। लेकिन क्या करता था ये कि ना तो उसको हड़पता था और ना उसको डिस्ट्रॉय करता था। एंड अल्टरनेटिवली आस्क देम टू एक्सेप्ट हिज सुजनिटी। और अल्टरनेटिव में क्या उनको पूछा जाता था कि आप मेरे सुजनिटी को, अधीनता को स्वीकार करें। मीन्स क्या होता था? यही एक कारण बना मौर्यन ये गुप्ता पीरियड को डिक्लाइन करने का। ठीक है, बहुत कारण में से एक कारण ये भी बना कि क्या करता था वो, एनेक्स को कर लिया, टेरिटरी को एनेक्स कर लिया, सब चीज़ कर लिया, लेकिन वहाँ पे क्या करता था? वहाँ पे वो जा करके उसको राज नहीं करता था। वहाँ पर उसको क्या करता था? वहाँ के राजा को क्या मनवाता था? अधीनता मनवाया जाता था कि आप क्या बोलो, आप मेरे कंट्रोल में रहो। ठीक है। साकाज एंड कुषाण रूलर्स रूलिंग इन अफगानिस्तान। साकाज और कुषाण रूलर कहाँ रूल कर रहा था? अफगानिस्तान में रूल कर रहा था। वेर कैप्चर्ड बाय हिम। ये भी समुद्रगुप्त के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त वेयर डॉक्यूमेंटेड इन हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। उनको जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ था समुद्रगुप्त के टाइम पे, उसको किसने डॉक्यूमेंटेड किया है? अपने कोर्ट, उसके कोर्ट पोएट ने। उनके कोर्ट में एक पोएट रहता था जिसका नाम क्या था? हरिसेन। उनका नाम क्या था? हरिसेन नाम था। उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल क्या बोला? पराक्रम। उसके बाद ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। उन्होंने क्या करा था? अश्वमेघ योजना भी बनाया था, परफॉर्म किया था। ही ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ही इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। ही इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। और ये क्या इशू करते थे? गोल्ड और सिल्वर कॉइन को इशू करते थे। ही वॉज रेफर्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनको क्या रेफर किया गया? नेपोलियन ऑफ इंडिया रेफर किया, क्योंकि ये कभी भी हार का सामना नहीं करा था। उसके बाद इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ देखते हैं। इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन में द अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्रिप्टेड ऑन द वन साइड ऑफ द पिलर, वाइल हरिसेन पेंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त ऑन द अदर साइड ऑफ द सेम पिलर। एक साइड में अशोक का इंस्क्रिप्शन है, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, एक साइड में अशोक का इंस्क्रिप्शन है, दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड हरिसेन ने किसको पेंट करवा दिया? आपका समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन को पेंट करवा दिया। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू के ऊपर। डायरेक्ट कंट्रोल ऑन यूपी। ये क्या करता था? ये दो तरह से कंट्रोल करता था। चंद्रगुप्त टू के टाइम में क्या होता था? दो तरह से कंट्रोल होता था। क्या क्या? एक डायरेक्ट कंट्रोल और एक इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल किसके ऊपर था? यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ बंगाल, कुछ पार्ट्स बंगाल के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या था? फेडरलिज्म। मीन्स चंद्रगुप्त टू क्या करता था? फेडरलिस्ट सिस्टम को अप्लाई कर देता था। मीन्स हमने कैप्चर तो कर लिया, लेकिन आपको क्या कर दिया? वो लैंड दे दिए और आप ही उस पर क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, या फिर आप ही उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड ए मैट्रिमोनियल अलायंसेज बाय मैरिंग हिज डॉटर टू द वटाका प्रिंस। उसने क्या करा? मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया। क्या? वटाका प्रिंस के साथ, क्योंकि अपने बेटी का मैरिज कर दिया किसके साथ? वटाका प्रिंस से, वटाका के राजकुमार से, वाकाटाका के राजकुमार से क्या कर दिया? मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया। बट आफ्टर सम टाइम रुद्र सिंह टू डाइड। आफ्टर सम टाइम वो वटाका किंग के जो राजकुमार थे रुद्र सिंह टू, वो मारे गए। एंड प्रैक्टिस्ड वटाका केम अंडर द कंट्रोल ऑफ चंद्रगुप्त। और प्रैक्टिकली क्या हुआ? वटाका किंगडम जो था वो किसके अंदर आ गया? चंद्रगुप्त के कंट्रोल के अंदर आ गया। विक्रमादित्य थ्रू हिज डॉटर पार्वती विच रिमेन इन द कंट्रोल ऑफ गुप्ता। विक्रमादित्य के साथ क्या करा उन्होंने? अपने पार्वती जो बेटी थी, और यही गुप्ता को कंट्रोल कर दो, ये भी गुप्ता के कंट्रोल में आ गया। विक्रमादित्य थ्रू हिज डॉटर पार्वती विच रिमेंड इन द कंट्रोल ऑफ गुप्ता। और क्या हुआ? धीरे धीरे ये भी जो भी कंट्रोल था किसके? रुद्र सिंह टू के अंदर, वो भी क्या हो गया? किसके कंट्रोल में आ गया? गुप्ता के कंट्रोल में आ गया। ही आल्सो कन्वर्ट गुजरात एंड मालवा। इसने क्या भी किसको भी कॉन्कर्ट कर रखा था? गुजरात और मालवा को भी कॉन्कर्ट कर रहा था। विच वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ साका सत्रप्स, जो कि किसके कंट्रोल में था? साका सत्रप के कंट्रोल में था। द एक्सप्लॉइट्स ऑफ ए किंग कॉल्ड चंद्र वॉज ग्लोरीफाइड इन एन आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, अगर वहाँ जाकर के देखें, यहाँ पर किंग चंद्र का उसको पिलर इंस्क्रिप्शन को ग्लोरीफाइड किया गया है। चंद्र इज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल विथ चंद्रगुप्त टू। चंद्र को ही कंसिडर किया जाता है चंद्रगुप्त टू के, उसके आइडेंटिकल, चंद्रगुप्त टू के आइडेंटिकल कंसिडर किया जाता है। इट विल अपियर दैट एस्टेब्लिश्ड गुप्ता अथॉरिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड इन गुड पोर्शन ऑफ बंगाल।
ही एडेप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और इन्होंने क्या कर रखा था, चंद्रगुप्त ने क्या कर रखा था, विक्रमादित्य के टाइटल को एडेप्ट कर रखा था। अब देखते हैं हम लोग फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, या हम लोग गुप्ता एम्पायर का फॉल को नहीं, हम लोग देख लेते हैं फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और देखेंगे, ठीक है। फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, तीन तरह से डिक्लाइन हुआ। एक तो हुना इन्वेजन हुआ, हुना का इन्वेजन होने से हुआ द वीकेंड सक्सेसर ऑफ सिकंदर गुप्त। सिकंदर गुप्त का जो वीकेंड सक्सेसर था, उसने क्या प्रूव किया, इनएफेक्टिव इन कर्विंग द एसेंडेंसी ऑफ द हुन्स ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी। लेटर हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी में क्या देखने को मिला है, स्कंद गुप्त जो था उसने क्या प्रूव किया, इनएफेक्टिव प्रूव किया। जो भी वीकेंड सक्सेसर था गुप्ता पीरियड का, वो उसके बाद क्या हुआ, उसको खत्म करके, उसको डिफीट करके हुना का इन्वेजन हो गया कहाँ, गुप्ता पीरियड में। ऑल्दो कुमार गुप्त वन एंड स्कंद गुप्त इफेक्टिवली मैनेज्ड अटैक ऑफ हुनास। इसने क्या करा था, कुमार गुप्त वन ने और स्कंद गुप्त ने इफेक्टिवली क्या करा था, मैनेज कर रखा था किसको, हुनास के अटैक को। द लेटर सक्सेसर वेस्ट वीक टू टैकल द अटैक। बाद में जो सक्सेसर आया वो वीक हुआ ताकि इस अटैक को टैकल कर सके। एंड देन हुना किंग तोरामाना सक्सेसफुली कैप्चर्ड ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। और इसने क्या करा, इसने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया किसको, वेस्टर्न इंडिया के सब्सटेंशियल पोर्शन को। एक्सटेंडिंग हिज इन्फ्लुएंस एज फार एज ईरान नियर भोपाल इन सेंट्रल इंडिया। इसने कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर लिया अपना इन्फ्लुएंस को, ईरान जो कि भोपाल के नज़दीक है सेंट्रल इंडिया में। अब दूसरा एक तो कारण ये हो गया हुना का इन्वेजन, दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण आपका हो गया वीक एडमिनिस्ट्रेशन। वीक एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो कंसिडर वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। एम्पायर के डाउनफॉल में एक वीक एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या हो सकता है, एक कंसिडर कर सकते हैं। दे यूज टू गिव कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज ऑफ फ्यूडेटरीज विच इवेंचुअली मेड द किंग वीक। इसने क्या करा था, इसने जो भी कॉन्क्वर्ड टेरिटरी था, जो भी हासिल किया हुआ टेरिटरी था, उसको क्या कर देता था, उसको फ्यूडेटरीज को दे देता था। और इवेंचुअली इसके कारण क्या हुआ, किंग धीरे धीरे वीक होने लगा। क्यों, क्योंकि ना तो वहाँ से टैक्स लेता था तो इकोनॉमिकली वीक हो गया, ना तो वहाँ से ना तो टैक्स लेता था, ना तो उसको देखने जाता था, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों वीक हो गया। तो वहाँ से क्या हुआ, जैसे ही फ्यूडेटरीज क्या करने लगे, अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। जब राजा वहाँ आता ही नहीं था तो क्या करने लगा, वो अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट घोषित करने लगा। यशोधर्मन ऑफ मालवा, ए मेंबर ऑफ फ्यूडेटरी ओलिकारा लाइन, कंटेस्टेड गुप्ता रूल सक्सेसफुली आफ्टर कन्क्वरिंग मिहिरलुका। उसने क्या किया, उसने गुप्ता रूल को सक्सेसफुली क्या कर लिया, कंटेस्ट कर लिया। किसने, यशोधर्मन, मालवा के जो यशोधर्मन थे, उन्होंने क्या करा, एक वो भी एक मेंबर थे किसमें, गुप्ता पीरियड में एक फेडेटरी के मेंबर थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने गुप्ता रूल को कंटेस्टेड कर दिया आफ्टर मिहिरलुका को कन्क्वरिंग करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ही इरेक्टेड 532 विक्ट्री पिलर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 532 विक्ट्री पिलर को इरेक्ट किया, मार्किंग हिज कंक्वेस्ट ऑफ नियरली ऑल ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। ऑल्दो यशोधर्मन रीजन्स वाज ब्रीफ, इट टार्निश द गुप्ता एम्पायर रेपुटेशन। और इसने क्या करा, इसने गुप्ता एम्पायर के रेपुटेशन को टार्निश कर दिया। तीसरा क्या है, तीसरा राइज ऑफ मोखारिस। द राइज ऑफ मोखारिस इन बिहार एंड यूपी आल्सो काउज द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 लेक्चर 2, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।